नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए मॉरिशस के अंदर भारत ने एक अपना सैन्य बेस तैयार कर लिया है। इसकी शुरुआत तो हो जाती है 2015 के आसपास ही, जब भारत ने चीन को रणनीतिक जवाब देने के लिए एक सागर प्रोजेक्ट चलाया था। लेकिन वर्तमान में इसलिए चर्चाओं में मॉरिशस बना हुआ है कि मॉरिशस एक छोटा द्वीपीय देश और भारत के साथ में उसके प्रगाढ़ रणनीतिक संबंध भी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री तथा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी को मॉरिशस के अंदर आगोलाई एक नाम का एक द्वीप जो 12 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर के आसपास वो चौड़ा है, जहां पर 3 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का भारत ने निर्माण किया है, जिसके द्वारा हम चीन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। जहां पे रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो चीन के गुजरने वाले शिपिंग कॉर्पोरेट्स है, इसके अलावा रणनीतिक जितने भी जो जहाज जाते हैं, शिपिंग जाते हैं और पनडुब्बियां जाते हैं, उस पर निगरानी संभव हो सकेगी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए मॉरिशस में भारतीय सैन्य बेस तैयार हो गया है। जिस प्रकार की चीन की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी नीति थी कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से भारत को चारों तरफ से घेरा जाए, और उसी का जवाब देने के लिए भारत ने भी एक डायमंड ऑफ नेकलेस नामक एक रणनीति की शुरुआत की। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बेस तैयार होने के बाद में चीन को किस प्रकार करारा झटका लगा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में वीडियोस के अंत तक। अब जानते हैं कि अखबारों की जो सुर्खियां बनी हैं या जो विदेशी मीडिया है वो इसके बारे में क्या कह रहा है। एक छोटा सा मॉरिशस देश और भारत के साथ में लंबे समय से भारत के साथ में उसके रणनीतिक संबंध है वो काफी प्रगाढ़ है, लेकिन जिस प्रकार पश्चिमी हिंद महासागर के अंदर चीन की बढ़ी हुई चुनौतियां भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई थी, और उसी को मद्देनजर देखते हुए भारतीय सरकार ने इस प्रकार का एक बड़ा द्वीप, जहां पर ज्यादा आबादी तो नहीं रहती थी लेकिन उसका जो क्षेत्राधिकार था वो मॉरिशस के अंतर्गत आता था। लगभग 12 किलोमीटर वाला ये जो द्वीप था और 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई हुआ करती थी, और लगभग वहां की अगर जनसंख्या की बात करें तो 300 के आसपास वहां पे लोग रहा करते थे। लेकिन भारत की जो रणनीतिक चुनौतियों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमने जो किया है वो विदेशी मीडिया या कह सकते हैं भारतीय समाचार पत्र और विदेशी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया बूट एयर स्ट्रिप inaugurated अगालेवा मॉरिशस, इट इज ए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वीजा टू वीजा और मालदीव्स। दूसरा लिखा मॉरिशस लॉन्च इंडिया फाउंड एयर स्ट्रिप इन अगाला। इसके अलावा तो दोवी कहता है कि दे मेस हैंग हैवी और इंडियाज मिलिट्री मैरीटाइम। इस प्रकार के जो न्यूज चैनल्स हैं या कह सकते समाचार पत्र हैं उसके बारे में खबरें वो प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक जिनका नाम बुशफील्ड है और उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी इस पे करी। उनका यह कहना है कि जिस प्रकार पश्चिमी हिंद महासागर से गुजरते और जब अब जो अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां तक चाइना के जितने भी, चाहे शिपिंग कार्गो की बात कर सकते हैं या सैन्य जो जहाज हैं या कह सकते हैं कि पनडुब्बियां जितनी भी उस बेस से जाएंगी वो भारत की चौकन्नी या कह सकते हैं कि आंखों के सामने से जाने वाली है। तो कोई भी हरकत अगर चीन करता है तो वो सारी की सारी चीजें भारत को पता लग जाएंगी। ये एक बड़ी उनकी टिप्पणी थी। अब बात करते हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए मिलिट्री बेस तैयार किया गया। सागर जो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से चाइना को चारों तरफ से घेरने के लिए और भारत के जितने भी जो काउंटर पार्ट या कह सकते हैं भारत के जो रणनीतिक सहयोगी थे, जिसमें बात कर सकते हैं क्वाड के जितने भी जो मेंबर्स हैं, 4 जो मेंबर हैं जिसके अंदर भारत भी शामिल है, जिसके अंदर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और भारत है, उनकी भी मौजूदगी सबसे ज्यादा यहां पे बढ़ने वाली है। वैसे यूं कहा जाए कि ये रणनीतिक तौर पे तो यहां पे एक सैन्य बेस तैयार किया जा रहा है। इससे पहले क्या हुआ करता था कि भारतीय जो सैन्य गश्ती जो जहाज हुआ करते थे वो ब्रिटिश अमेरिकी डियोगी गार्सिगा एक छोटा सा सैन्य बेस स्टेशन है, वहां पे अपना रिफ्यूल करने के लिए वहां पे जाया करते थे। इससे वहां पे समय भी ज्यादा लगता था और फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होता था। लेकिन इस द्वीप पे सैन्य मौजूदगी तैयार होने के बाद में जितने भी जो हमारे जो सैन्य बेस है वहां पे तैयार किए गए हैं, उनको इस जो कठिनाई हालांकि इतने दिनों से वो जो झेल रहे थे उससे उनको निजात मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है कि इंडियन बिल्ट एयर स्ट्रिप इनॉग्रेटेड इन अगालेवा और मॉरिशस और इट इज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और मालदीव्स एंड चाइना। India has deep strategic stakes in the Indian Oceans. New Delhi has to manage the diplomatic relationship with the government of island nations.
इस प्रकार की खबरें यहां पे हमारा जो प्रमुख समाचार है इंग्लिश का, उसने भी इस खबर को छापा है। अब बात करते हैं कि ये जो बेस बनने के बाद में बहुत सारी चुनौतियां जो पहले से विद्यमान तो थी और अभी भी कम नहीं हुए, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इस प्रकार का सैन्य बेस बनाने की तो आवश्यकता बन रही थी। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है वो एक कौन सी योजना है, और भारत को घेरने के लिए चाइना ने अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ में इसके अलावा बहुत सारे छोटे गरीब ऐसे देश हैं जिनके पास में अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, उनको कर्जा दे करके और वहां पे सैन्य जो अपने बेस है वो बनाने की उसने शुरुआत करी है। अगर बात करते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की भी बात करने वाले हैं, ग्वादर एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा द्वीप, और साथ में बंदरगाह, और म्यांमार वाला भी, ये सारे के सारे जो बंदरगाह वहां पे चीन की मौजूदगी कहीं ना कहीं, अगर शिपिंग कॉर्पोरेट्स की बात करें या फिर पनडुब्बियों के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो वहां पे उसकी मौजूदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। हम सब लोगों ने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका के अंदर भी दो ऐसे जासूसी जहाज आए, हालांकि भारत ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी चीन ने वो जो पनडुब्बियां है वहां पे उन्होंने उसको भेजा था। अब आप देख रहे हैं क्या है चीन की रणनीति। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है, चीन भारत के पड़ोसी देशों में मिलिट्री बेस बनाकर समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की योजना बना रहा है, और इसके लिए उसने जिस प्रकार की मोतियों की माला के माध्यम से भारत को घेरने के लिए अनेक देशों के जो द्वीप है वहां पे सैन्य बेस बनाने की शुरुआत करी थी। अब आप इसके अंदर देख क्या रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान का जो ग्वादर है कराची बंदरगाह में मिलिट्री बेस बनाने वाला है, श्रीलंका में कोलंबो और वहीं पे हबनटोटा बंदरगाह। इसके अलावा बात करें आर्मी फैसिलिटी के साथ साथ बांग्लादेश के जो चटगांव वाला है वहां पे उसने सैन्य बेस तो नहीं बनाया, लेकिन चटगांव के अंदर कंटेनर जो है उसकी व्यवस्था यहां पे कर दी है। और अमेरिका भी इस बात से हमेशा चिंता करता रहा है कि किसी के भी माध्यम से चीन वहां पे जासूसी सेटअप तो तैयार कर ही लेता है, चाहे वो वहां पे कंटेनर डिपो ही क्यों ना हो। इसके अलावा म्यांमार के अंदर जो यागुन बंदरगाह है वहां पे भी मिलिट्री बेस की स्थापना को भी गिना जाता है, और वो किस लिए कि पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की पहुंच, ये इसके अलावा जो आर्थिक संसाधन जो भारत वहां पे हमेशा उसकी नजरें जो बनी रहती हैं उनको भी वहां पे कहीं ना कहीं दखल डालने का वो काम तो करता ही रहता है। अब आप देख रहे हैं कि अभी जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अंदर मैं आपको इस मैप के जरिए बताने वाला हूं कि यहां पे कौन कौन से वहां पे सैन्य बेस इसने तैयार कर दिए हैं। म्यांमार की बात कर रहे हैं, यहां पे यांगपू है, इसके अलावा कंबोडिया के अंदर आप सारे सारे जो डॉट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे सैन्य बेस, जिसके अंदर बात कर सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर जहां की एक बहुत बड़ी पहले से पॉलिसी है, या कह सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि 9 डैश लाइन, जिसके अंदर चाइना पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर है उसको अपना बताता रहा है। और इसी की वजह से जो द्वीपीय देश कह सकते हैं, जो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, जापान है, इन देशों के साथ में भी चीन के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि मालदीव है, मालदीव तो अभी जिस प्रकार से मोइजू सरकार जब चेंज हुई उसके बाद में चीजें अपने आप ही चेंज हो गई हैं, और भारत के साथ में लगातार तलखी उसकी देखने को अपने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि जैसे ही इंडिया को घेरने के लिए आपने हबनटोटा यहां पे पहुंच गए हैं आप, उसके बाद मालदीव अब आपका हो गया क्योंकि सरकार चेंज हो गई है जो कि चीन समर्थित है। अब बात करते हैं कि सीधा का सीधा ये ग्वादर आप पहुंच रहे हैं, ग्वादर पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ओमान से यूं गुजर करके यह कहां चला जाता है, पोर्ट सूडान में चलाता हो, यहां पे खार्तूम है। इसके अलावा छोटे छोटे देश कौन कौन से अफ्रीकी छोटे छोटे देश है, तो जिसमें बात कर सकते हैं जिबूती, तंजानिया, केन्या, और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के भी जो छोटे द्वीप हैं वहां पे भी उसने अपने सैन्य बेस तैयार कर लिए हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जो आपको यहां पे इस मैप के माध्यम से देख रहे हैं, जो इंडियन ओशन देख रहे हैं, वहां पर भारत को घेरने के लिए इस प्रकार की रणनीति चीन के द्वारा बनाई जा रही है। अब भारत इसके लिए क्या करने वाला है, अब आप देख रहे हैं चाइनीज बिल्ट रेल लिंक ड्यू 2016 से मैच ने तैयार करा, चाइनीज फाइनेंस्ड पोर्ट, यहां क्योंकि जितने भी प्रकार के जो भारत कह सकते हैं भारत ने तो इसके अंदर भाग नहीं लिया था, लेकिन बीआरआई प्रोजेक्ट है, सी पैक प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से विश्व भर के अंदर जहां जहां भी छोटे छोटे देश हैं भारत को काउंटर करने के लिए चाइना वहां पे इस प्रकार के सैन्य बेस वहां पे बना रहा है। अब बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का मकसद क्या है। मकसद वही है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स चीन के द्वारा भारत को घेरने का एक प्रयास है, जिसमें चीन हिंद महासागर तक जिसकी पहले से पहुंच नहीं हुआ करती थी वहां पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस कदम से हिंद महासागर में भारत का जो मौजूदा सामरिक दबदबा है वो कम करने की कवायद उसके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो मेन जो चीज है कि भारत के संसाधनों पर प्रभाव तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर ये होगा कि भारतीय संसाधनों को रक्षा और सुरक्षा की ओर से मोड़ दिया जाएगा, जिसमें भारत यहीं पे ही क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा और दूसरी तरफ वो ध्यान नहीं लगा पाएगा।
तो इसके लिए भारत ने जो चीजें करी हैं, अब इससे क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर यह होगा कि भारतीय संसाधनों को रक्षा और सुरक्षा की ओर से नया मोड़ दिया जाएगा और भारत इन्हीं चीजों के अंदर लग जाएगा। और जबकि चाइना का जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो पूरा का पूरा हिंद महासागर, इसके अलावा अरब सागर के अंदर अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बेहतर और बढ़ते तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं ये चाइना के द्वारा ही हैं, जहां पे ये पोर्ट बेसेस आपको बता रहे हैं। अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे हबनटोटा जो कंटेनर पोर्ट है, इसको भी 99 ईयर्स के लिए चीन ने क्या ले लिया, लीज पर ले लिया। ग्वादर नेवल बेस है और सर्विलांस फैसिलिटीज है, ये ग्वादर आपको दिख रहा है। इसके अलावा पूरे के पूरे जो यहाँ पे आपको ओमान दिख रहा है, यमन दिख रहा है, सोमालिया दिख रहा है, यहाँ छोटे छोटे जो द्वीपीय देश है वहां पे भी उसने अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करा दी है। इसके अलावा जो साउथ चाइना सी है वहां पे ऑयल ड्रिलिंग एंड सर्वे का जो काम है वो भी चीन के द्वारा ही किया जा रहा है। और इसके अलावा वियतनाम ने लगातार इस बात का जो है क्या विरोध किया, लेकिन और उसकी वहां पे यूएन का जो कोर्ट है वहां पे भी वो जीत कर आने के बाद भी चाइना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पूरा सेटअप चाइना ने काफी लंबे समय से यहां पे उसको मौजूदगी दर्ज करा ली है। अब आप देख रहे हैं कि भारतीय सैन्य बेस बनने के बाद में जिस प्रकार चाइना को एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि मालदीव ने जिस प्रकार की अपनी पहुंच बनाई उसके बाद में भारतीय सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ था कि चाइना को किस प्रकार काउंटर किया जाए। आप देख रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए भारत के द्वारा अब कौन कौन से जो है वो प्रयास किए गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा ये क्या कारगर हो सकता है कि आप किस प्रकार अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके माध्यम से क्या होने वाला है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार जिसमें वियतनाम है, दक्षिणी कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ में महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक समझौते तक पहुंचने के लिए इस प्रकार की एक सागर और एक्ट ईस्ट नीति को अमल में लाया गया। अब आप देख रहे हैं जिनमें से सभी ने चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की सहायता करी है। अब आप देख रहे हैं चीन के प्रत्युत्तर के अंदर सबसे बड़ी पॉलिसी, और इस मैप के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अब चाइना को किस प्रकार हम कंट्रोल करने वाले हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। तो आप ये जो पूरी की पूरी जो ये छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से जो रेखा देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो चाइना है इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं कि जहां पे आपको जो डायमंड नजर आ रहे हैं वहां पे भारत की पहुंच बन गई है। देखते हैं यहां से अगर बात करते हैं तो मंगोलिया से लेकर के वियतनाम, वियतनाम से लेकर के सिंगापुर, सिंगापुर से लेकर के मलेशिया, और उसके बाद में हम सीधा कहां पे आ रहे हैं, मॉरिशस में आ रहे हैं। उसके अलावा दक्षिणी जो अफ्रीकी राष्ट्र है और वहां से लेकर अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पे हमारी ओमान के अंदर पहुंच होगी, ईरान के अंदर पहुंच होगी, और पीछे से हम रसिया के पीछे से आकर के और चाइना को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। और उसी पॉलिसी को नाम दिया गया है कौन सा, डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। डायमंड नेकलेस अब नीति को अगर देखा जाए तो सीधे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि भारत ने डायमंड नेकलेस रणनीति को विकसित करना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि इस योजना को और ज्यादा आत्मसात करने के लिए, चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चुनौती देने के लिए, चीन के उद्देश्यों को मुकाबला करने के लिए भारत और नौसैनिक अड्डों को विस्तार कर रहा है और रणनीतिक रूप से स्थित देशों के साथ में संबंध को बढ़ाने का कार्य वो कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि छोटे से मैप के जरिए भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जहां पे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं मंगोलिया, मंगोलिया के बाद में हम जापान जा रहे हैं, जापान से वियतनाम, वियतनाम से चांगी सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है, इसके अलावा सबांग इंडोनेशिया, अजब्सन सेशेल्स के अंदर, और अभी कौन सा डाम ओमान, ओमान के बाद में चाबार, चाबार बहुत बड़ा एक बंदरगाह जो भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और मध्य एशिया में पहुंचने के लिए चाबार को जो बंदरगाह को विकसित करने का कार्य भारत सरकार ने किया है। तो आप देख रहे हैं कि चाइना को इसके माध्यम से यहीं पे इसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इट्स एम टू गैरलैंडिंग चाइना और इन सिंपल वर्ड्स दी काउंटर इनकलमेंट स्ट्रेटेजी। तो इस प्रकार की सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से चीन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं मिशन सागर क्या है। मिशन सागर 2015 के आसपास भारत ने इसको लॉन्च कर दिया था। उद्देश्य सेम ही था, जिसके अंदर हमारे जो रणनीतिक सहयोगी हैं उनको और ज्यादा बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, जो छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है उनको भी ज्यादा बेहतर संसाधनों से लेस करने के लिए भारत सरकार ने इस प्रकार का एक बड़ा क्या बनाया है कि मिशन बनाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जहां पे आपको डॉट्स के माध्यम से पता लग रहा है कि सेशेल्स में सेशेल्स है, मालदीव है, कोमोरोस है, मॉरिशस है और मेडागास्कर है।
इसके अंदर आईएनएस केसरी ऑन स्पेशल मिशंस टू डिलीवर कोविड-19 असिस्टेंट इंक्लूडिंग मेडिसिन, मेडिकल पर्सनल्स, फूड आइटम्स टू 5 इंडियन ओशन पार्टनर। इसके अलावा मालदीव में 600 टन ऑफ फूड आइटम्स। ये छोटे छोटे जो कदम है वो भारत के लिए इस प्रकार की सॉफ्ट पावर इनरिच को करने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो आगोलाई एक छोटा सा द्वीप जो 12 किलोमीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है और 3 किलोमीटर के बीच में उसके अंदर हवाई पट्टी का निर्माण भारत ने कर लिया है, जिसके अंदर चाइना की जितने भी प्रकार की जो पनडुब्बी हैं, जो शिपिंग्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए या उन पे आंख बनाए रखने के लिए एक सर्विलांस के माध्यम से P-8I एक नौसेना का एक विमान है, जिसके माध्यम से इस प्रकार की वहां पे वो चुनौती चीनी सरकार को वो दे सकेगा। और वहां पे 50 ऐसे सैन्य कार्मिक है वो भी वहां पे डिप्लॉय होने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं अन्य देशों के साथ में सैन्य संबंध और नौसैनिक अभ्यास जो भारत करता रहा है हमारे पड़ोसी देशों के साथ में, जिसके अंदर भारत ने अपनी नौसेना के उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए म्यांमार के साथ में सामरिक नौसैनिक संबंध विकसित करे, जिसमें भारत क्षेत्र में एक बड़ा पद चिन्ह प्राप्त कर रहा है। अब बात करते हैं क्वाड के बारे में। जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में सामरिक सैन्य सहयोग के भी समझौते किए गए। क्वाड में कौन सा है? 4 देश IOR क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और इन्हें क्वाड के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं इस सेशंस के माध्यम से कि भारत ने कौन कौन सी चुनौतियों से निपटने के लिए इस प्रकार की चीजें उन्होंने हाल ही के दौरान इन्होंने करी हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? चुनौतियां कभी भी खत्म नहीं होती, सिर्फ यह इसको अपग्रेड करते रहते हैं और लगातार इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि अगर दुश्मन जितना भी अगर चीजें कर रहा है उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए। और शीतकाल जो होता है या कह सकते हैं जो कोल्ड वॉर होता है या जिस समय सिर्फ अमन शांति होती है, उस समय भी किसी भी देश को अपने सैन्य संसाधनों से और ज्यादा उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको युद्ध टालना है तो आपको शांति के समय में अपनी रणनीतिक जितनी भी प्रकार की जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाना ही होता है, तभी शांति कायम रह सकती है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चीन एशिया और पूरी दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के माध्यम से एशियाई देशों के मन में खतरा पैदा करने का जो प्रयास कर रहा था, और भारत उन छोटे छोटे देशों के साथ में इस प्रकार खड़ा हो गया कि उनकी जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो स्वायत्ता है, उसको भी और ज्यादा वो बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट वो कर सकता है। दूसरे देशों में अपने बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, अन्य देशों के साथ में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करना और आमतौर पर संबंधित देशों के साथ में व्यापार संबंधों में सुधार करना और भारत के लिए विभिन्न मार्ग खोलना है। अब आप देख रहे हैं ये ध्यान दिया जाना है कि कोई भी समाधान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी समाधान तात्कालिक नहीं होता और उन्हें लागू करने के लिए, उस पर काम करने के लिए काफी लंबे समय तक क्या लगता है, उसमें टाइम लगता है। यथाशक्ति को बदलने के लिए उच्चतम स्तरों पर मजबूत निर्णय लेने की क्षमता आवश्यकता होती है। भारत को हिंद महासागर में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने के लिए नियोजित रणनीति की आवश्यकता बनी रहेगी। तो आज आपने देखा, और एक बहुत बड़ी खबर है, मॉरिशस के अंदर जो एक आगोलाई जो द्वीप था जहां पर भारत ने अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करा दी है, और इसके माध्यम से जितने भी छोटे छोटे देश थे या यूं कहें कि भारत को घेरने की बहुत बड़ी एक जो रणनीति चीन के द्वारा काफी लंबे समय से जो बनाई जा रही थी, उसके अंदर मॉरिशस भारत के लिए एक बहुत बड़ा दोस्त बनकर के उभरा है। तो आप देख रहे हैं प्रकाश एजुकेशन हब के इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स के जितने भी जो मुद्दे हैं वो आपके साथ में साझा करते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।